हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछा जा सकता भी है। नाइन्थ हो, क्लास 10th हो, चाहे वो क्लास 11th या 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम आज पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें क्या कुछ पढ़ना है वो देखना है, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। नंबर 2 इसका आ गया जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो पढ़ना है। तीसरी चीज आ गई हाउ गैसेज आर एक्सचेंजेड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तीसरी चीज हमें ये पढ़नी है कि किस तरह से जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं जब हम ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है द कंपोजिशन ऑफ इनहेलेड एंड एक्सहेलेड एयर। क्या क्या कंपोजिशन है इस हवा में, ठीक। फिफ्थ जो हमें पढ़ना है द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग। और सिक्स्थ जो है वो है द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो एक्सरसाइज का कौन कौन से इफेक्ट हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ते हैं। और लास्ट पे जो हम इस लेक्चर में कंक्लूड कर रहे हैं वो है व्हाट इज मीड बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमें ये पढ़ना है इसके लास्ट में। तो ये थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमें आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेसल पैसेज एंड लंग्स। सबसे पहले जो है वो क्या है? नेसल पैसेज एंड लंग्स। ये सबसे पहले हमारा आज टॉपिक रहेगा। देखो जी, नेसल पैसेज का मतलब क्या होता है कि हम नोज के थ्रू किस तरह जो है एयर है जो हमारे नोज से जाती है बॉडी के अंदर। देखिए, एयर इज ड्रॉन इनटू द बॉडी वाया द नोज और माउथ। देयर आर एडवांटेज टू ब्रीथिंग थ्रू योर नोज। देखो जी, क्या होता है जब हवा जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है, मुंह से जाती है, नाक से जाती है, तो इसको हम कहते हैं नेसल पैसेज। और एक चीज देखनी है कि जो हवा हमारे नाक से जाती है उसके बहुत से ज्यादा एडवांटेज हैं, उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है? जो नाक से हम एयर लेते हैं, ये एयर क्या होती है, वार्म हो जाती है, ठीक है ना। और जब जाके जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर से जाके मिलती जुलती है। ये सबसे पहले फायदा है, ठीक है ना। नंबर 2, जो टिनी हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है नोज फिल्टर के अंदर, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है जो बड़े बड़े डस्ट होते हैं या पोलन पार्टिकल्स होते हैं वो एल्वोलाई के अंदर नहीं पहुंच सकते। जब आपने देखे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल बाल तो होते हैं, आपने देखे हैं, और म्यूकस भी होता है। अब ये म्यूकस का फायदा और जो हेयर्स उसका भी फायदा क्या है? ये एयर को फिल्टर करते हैं। जब एयर को फिल्टर करते हैं तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के या पोलन पोलन के, वो क्या होते हैं, वो अंदर एल्वोलाई के अंदर नहीं जाते हैं। एल्वोलाई क्या होता है? एल्वोलाई को हम रेस्पिरेटरी ट्री भी कहते हैं, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ये लंग्स के अंदर होते हैं। उसके बाद है म्यूकस मोइस्टन द एयर मेकिंग इट इजियर फॉर द एल्वोलाई टू एब्जॉर्ब। और जो म्यूकस है ये जो एयर है इसको बिल्कुल मॉइस्ट करता है, जो कि इजी जाके एल्वोलाई के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। देन एयर then travels through the larynx, trachea, bronchi, and bronchioles to the alveoli where oxygen passes into the bloodstream। ये क्या कहता है कि जब हवा जो है ये ट्रेवल करती है, कहाँ से? वहां से जाती है लैरिंक्स में, लैरिंक्स के बाद जाती है विंड पाइप में, विंड पाइप के बाद जाती है ब्रोंकिया में। ब्रोंकी क्या होता है? ये ब्रोंकस ऑफ लंग्स होता है। उसके बाद ब्रेंक्यूल्स टू द एल्वोलाई, एल्वोलाई के अंदर जाता है जहां पे ऑक्सीजन जो है ये पास होता है, कहां पे? ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, ठीक है ना। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके पास होता है। ओके, ये था नेसल पैसेज एंड लंग्स। उसके बाद हम देखेंगे
फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फेरिंग्स क्या होती है, ठीक है। कॉमन स्पेस, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ऐसी फेरिंग्स है, हम इसको रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं, ठीक है। Originate posterior to the nasal and oral cavities and extend inferiorly near the level of the bifurcation of the larynx and esophagus। जो ये pharynx है, pharynx जो है ये कहाँ से originate होती है, ये posterior part जो होता है nasal का और ये oral cavity का, वहां से ये extend होती है कहाँ पे, जहाँ पे larynx और esophagus क्या होता है, bifurcation होती है, जहाँ से जाके ये वो अलग होते हैं, यहाँ से जाके ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद जो walls are lined by a mucosa and contain skeletal muscles that are primarily used for swallowing। जो walls हैं, pharynx की जो walls होती हैं इंटरनल, उसके अंदर mucosa प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, contain करते हैं हमारे skeletal muscles को, और ये यूज करते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं प्राइमरी किसके लिए, swallowing के लिए। जो हम swallow करते हैं ना, अंदर लेते हैं ना, कोई चीज खाते हैं, अंदर जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए जो फेरिंग्स है, इसकी भी पार्टीशन हुई है 3 एडजॉइनिंग रीजन। सबसे पहला जो है नेसोफेरिंग्स है, पहला रीजन। दूसरा जो रीजन इसका है ओरोफेरिंग्स है। तीसरा जो रीजन है वो लैरेंजोफेरिंग्स है। ये इसके 3 रीजन्स हैं, किसके, फेरिंग्स के। अब हम पढ़ेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, अब हम लैरिंग्स पढ़ेंगे। लैरिंग्स का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये वॉइस बॉक्स होता है जो शॉर्ट होता है, सिलिंड्रिकल भी होता है, जहां से क्या होती है, एयरवे जो है एंड होती है ट्रैकिया के अंदर। ओके, प्रिवेंट, पहला ये आ गया वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। दूसरा क्या है, ये प्रिवेंट्स करता है जो स्वेलोइड मटेरियल है, इसको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर होने में क्या करता है, ये जो है ये प्रिवेंट करता है। हवा को ये कंडक्ट करता है कहाँ पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और ये लैरिंग्स है जहां से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मेरी लैरिंग्स से आवाजें आ रही हैं आपको, ठीक है ना, वहीं से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये मस्कुलर, ये जो है ये मस्कुलर वॉल होती है जहां से वॉइस की प्रोडक्शन होती है, और ये स्वेलविंग रिफ्लेक्स। ग्लोटिस, इसी के अंदर ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस क्या होता है, ये सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, जो सुपीरियर ओपनिंग होती है जहां से लैरिंग्स की, उस पार्ट को हम ग्लोटिस कहते हैं। और इपीग्लोटिस क्या होता है, जहां से प्रिवेंट्स फूड एंड ड्रिंक फ्रॉम एंटरिंग एयरवे व्हेन swallowing। जब हम कोई चीज स्वेलो करते हैं, हम अंदर लेते हैं, ठीक है ना, वहां पे एपिग्लोटिस है जो ऐसा पार्ट है लैरिंग्स का जहां से वो फूड को या ड्रिंक को एंटर एयर वे में एंटर होने के लिए क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। उसके बाद आता है लास्ट पे, ये किस मसल्स का बना हुआ होता है, ये किस टिश्यू का बना होता है, यह है सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम का ये बना हुआ होता है। उसके बाद क्या आ गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है जी, मैकेनिज्म हमें देखना है जिसका मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, जिसको हम इंस्पायरेशन, सबसे पहले क्या है इंस्पायरेशन, जब हम क्या करते हैं, व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम हवा अंदर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अंदर अंदर लेना है ना, इंस्पायरेशन। अब इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म में पहले क्या पढ़ना है, इंस्पायरेशन, जब हम हवा को अंदर लेते हैं। इसमें देखिए आप, व्हेन यू ब्रीथ इन, जब हम अंदर लेते हैं, ओके। इसमें देखिए आप क्या आता है, intercostal muscles between the ribs contract pulling the chest walls up and out। ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये ये जो है ना, ये जो है ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो अप, जो रिब्स अप और आउट पुल करते हैं, ठीक है ना। इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये क्या होते हैं,
डायफ्राम। डायफ्राम जो है मसल्स बिलो द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द चेस्ट। अब डायफ्राम जो मसल्स है ना, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये डायफ्राम मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, जो चेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब क्या हुआ, जब साइज इंक्रीज हो गया, द लंग्स इंक्रीज इन साइज सो द प्रेशर इनसाइड देम फॉल्स, दिस कॉज एयर टू रश इन थ्रू द नोज और माउथ। तो जब लंग्स के अंदर, लंग्स जो है साइज इनका जो इंक्रीज हो जाता है, जो प्रेशर बनता है इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, जो ही अंदर जगह ज्यादा होगी तो हम उसमें क्या होता है, हम फिर नाक से और मुंह से क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, अच्छी तरह से जो हवा है वो अंदर अंदर चली जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या है मैकेनिज्म, हम ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं, इसमें अब है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है ना, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। अब देखिए एक्सपायरेशन में क्या होता है, intercostal जो muscles between the ribs relax so that the chest was move in and down। इंटरकोस्टल मसल जो हैं, जो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया जो ये नीचे जो है ना, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो चेस्ट वॉल है वो मूव करती है इन और डाउन। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, जो डायफ्राम है, वो मसल्स बिलो द लंग्स रिलैक्सेस एंड बल्जेस अप रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द चेस्ट। अब क्या होता है, जब डायफ्राम रिलैक्स होगी, ये बल्जेस अप होगी, ठीक है ना, रिब्स जो है ये मूव करेंगी इन एंड डाउन, तब क्या होगा, जो ये लंग्स जो हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे, इस जो चेस्ट का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब चेस्ट का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो जो लंग्स डिक्रीज इन साइज, लंग्स डिक्रीज इन साइज, सो द प्रेशर जो इनसाइड जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो एयर है ये पुश इट अप बाय द ट्रैकिया एंड आउट थ्रू द नोज, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो हवा जो है वो कहाँ पे चली जाएगी, ट्रैकिया की तरफ, ट्रैकिया के बाद ये नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगी, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। अब देखिए अब क्या है, गैसेस एक्सचेंज एट द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर गैस किस तरह से एक्सचेंज होती है, देखिए जी, द एल्वोलाई आर बंचेस ऑफ टिनी एयर सैक्स इनसाइड द लंग्स। सबसे पहले हमें देखना है जी, ये होता क्या है, सबसे पहले देखना है, जो हम पढ़ रहे हैं एल्वोलाई, ये होते क्या हैं, ये बंच ऑफ टिनी एयर जो होते हैं, ये लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर इस तरह की बंच होती हैं, ठीक है ना, जो कि एयर सैक्स, बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स इसके अंदर, लंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये जो एयर सैक्स के क्या है, ये बंच बने हुए हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्री भी कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर होता है, ठीक है ना। ईच इंडिविजुअल सैक इज कॉल्ड इन एल्वुलस। और जो भी एक एक जो सैक है, एक एक जो सैक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एल्वुलस, एल्वुलस, ठीक है ना। When you breathe in, they fill with air। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तब ये फिल हो जाते हैं, पूरी तरह फिल हो जाते हैं, ठीक है ना। द एल्वुलाई आर कवर्ड इन टिनी कैपिलरीज ब्लड वेसल्स। ये किससे कवर होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं इसके अंदर, इसके जो कवर हैं, ठीक है ना। गैसेस कैन पास थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ ईच एल्वोलस एंड कैपिलरीज एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो जो गैसेस जो है ये आराम से पास हो जाती हैं, ये थिन वॉल्स जो हैं, जो एल्वुलस हैं, कैपिलरीज हैं, इनके अंदर पास होके ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती हैं। गैसेस कैन आल्सो पास फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एल्वुलस। गैसेस जो हैं ये कहाँ पास होती हैं, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द एल्वुलस। ये क्या है, गैसेस एक्सचेंज एट द एल्वुलर। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये ब्लड सेल्स हैं, ये क्या है, ब्लड सेल्स। ब्लड फ्रॉम फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है सेमी परमिएबल वॉल ऑफ एल्वोलस टू पल्मोनरी वेन, ये है कैपिलरीज। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड सेल्स हैं।
कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। अब हम देखेंगे इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर का कंपोजिशन क्या है। देखिए, जो हमने इनहेल की उसके अंदर 21% क्या था, ऑक्सीजन। जो हमने एक्सहेल की उसके अंदर 17% क्या था, ऑक्सीजन। जो हम इनहेल करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम एक्सहेल करते हैं इसके अंदर 3% होती है। नाइट्रोजन जो है 79% इनहेल में, और एक्सहेल में भी 79%। वाटर वेपर जो है ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन एक्सहेल में ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। ये है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर। ठीक, नेक्स्ट, मेजरिंग ब्रीथिंग। हम ब्रीदिंग को किस तरह से मेजर करते हैं। ठीक, टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट यू ब्रीथ इन एंड आउट इन वन ब्रीथ। टाइडल वॉल्यूम जो है ये किसका ये टर्म किसके लिए यूज होती है, जो हम ब्रीथ को इन करते हैं और आउट करते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग को, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, हाउ मच ब्रीथ यू टेक पर मिनट। पर मिनट के हिसाब से हम कितनी ब्रीथ करते हैं उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। उसके बाद है मिनट वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर यू ब्रीथ इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना हमने एयर को ब्रीथ किया वो है मिनट वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, vital capacity is the maximum volume of air you can breathe out after breathing in such as you can। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन योर लंग्स आफ्टर यू हैव ब्रीथड आउट एज हार्ड एज यू कैन। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जब हम जो एयर है उसको हम बाहर छोड़ते हैं ना, जब जो एयर वहां बच जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन योर लंग्स, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। Breathing during exercise. Breathing during exercise. During exercise, the muscle cells use up more oxygen and produce increased amount of carbon dioxide. अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, मसल सेल्स को बहुत ऑक्सीजन की जरूरत होती है और बहुत इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस्ड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ेगा वापस। ठीक है ना, योर लंग्स एंड हार्ट हैव टू वर्क हार्डर टू सप्लाई द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज एंड योर ब्रीथ मोर डीपली। उसमें क्या होता है, पूरी डीपली अंदर से अच्छी तरह से जो है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, जब एक्सरसाइज होती है हार्ट रेट होती है, आपको पता ही है हार्ट रेट कितनी ज्यादा हो जाती है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो भी ट्रांसपोर्ट ज्यादा ही होगा मसल्स के अंदर। ठीक है, कब, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद देखिए आप, muscle cells respiration increase, more oxygen is used up and level of carbon dioxide rise। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सिग्नल भेजता है लंग्स को कि जो ब्रीदिंग है उसको क्या करो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। ब्रीदिंग रेट क्या होती है, और ब्रीदिंग रेट इन वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इन ईच ब्रीथ इंक्रीज, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत जो गैसेस है वहां पे एक्सचेंज होती है। एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत गैसेस एक्सचेंज होती है। द ब्रेन आल्सो टेल्स द हार्ट टू बीट फास्टर। ब्रेन हार्ट को भी कहता है कि आप बीट तेज करो, बीटिंग अपनी बढ़ा दो। ठीक है ना, और पंप इट टू द लंग्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। मोर ब्लड, ठीक है ना, पंप करता है किसको, लंग्स को, ताकि वो गैस को एक्सचेंज करे। मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स टू द मसल्स एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। बहुत ज्यादा जो ऑक्सीजन ब्लड है वो मसल्स के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा। ब्रीदिंग चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब देखो, लुक एट दीज स्टैटिस्टिक्स फॉर 16 ईयर ओल्ड एथलीट्स। 16 साल का जो एथलीट्स है उसके अंदर ये एक्सरसाइज ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया क्या हुआ। ड्यूरिंग रेस्ट 14 ब्रीथ्स पर मिनट, वॉल्यूम पर ब्रीथ 0.4 लीटर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज 32 ब्रीथ्स पर मिनट और वॉल्यूम पर ब्रीथ
2.4 लीटर्स। ये चेंज कुछ आती हैं जब एक्सरसाइज हम करते हैं ना, एक्सरसाइज के अंदर कुछ चेंज आती हैं, वो कौन सी चेंज किस तरह से आती हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्पायरेशन। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, रिस्पायरेशन क्या होता है। देखिए जी, रिस्पायरेशन क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले, रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स। ठीक है, कहाँ प्लेस होती है ये लिविंग सेल्स में? फ्रॉम ब्लड मॉलिक्यूल्स। ये देखिए आप, ग्लूकोज फ्रॉम फूड इज यूज्ड टू फ्यूल एक्सरसाइज। ग्लूकोज इस्तेमाल होता है सोर्स ऑफ फूड। ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रॉम फूड इज यूज्ड टू फ्यूल एक्सरसाइज। और ऑक्सीजन जो है ये रिक्वायर्ड होता है ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन किसकी? ग्लूकोज की। और तब क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू मेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे क्या होता है, जो ये एनर्जी है ये इस्तेमाल होती है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट्स including carbon dioxide are produced as a result of the chemical reaction. These must be removed and excreted. अब देखिए, रेस्पिरेशन, एनर्जी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेगा तब जाके एनर्जी मिलेगी, तब जाके एनर्जी मिलेगी, वरना एनर्जी नहीं मिलने वाली। सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले, when you exercise at a steady, comfortable rate, the cardiovascular system is able to supply the muscles with all the oxygen they need. Under these conditions, aerobic respiration takes place. ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर को, ये क्या होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। Aerobic exercise can be maintained for long period without the performer getting breathless or suffering muscle cramps. Moderate activities like walking, jogging, cycling, swimming use aerobic respirations. Aerobic respiration क्या होती है जी? Aerobic respiration में बिल्कुल आप देख सकते हैं कंफर्टेबल हो, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, आराम से हम ऑक्सीजन ले रहे होंगे। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, इसमें हम देख सकते हैं जो ये लॉन्ग पीरियड जो होता है ना, ये जो एक्सरसाइज होती है ये मेंटेन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। कोई भी जरूरत नहीं है इसमें, कुछ क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स नहीं आते हैं, कुछ थकावट वगैरह नहीं होती है। जिस तरह हम चलते रहते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये तमाम जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जो है ये एग्जाम्पल आती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। व्हेन यू एक्सरसाइज एट हाई इंटेंसिटी, इसमें हम एक्सरसाइज क्या करते हैं, हाई इंटेंसिटी में। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैन नॉट सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू द मसल्स। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये अच्छी तरह से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाता है, किसको, मसल्स को। अंडर दीज कंडीशन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तब क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है। इसमें क्या होती है, ग्लूकोज तो है, उसके बाद लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। विद नो ऑक्सीजन अवेलेबल, ग्लूकोज इज बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ग्लूकोज तो बर्न होना ही है, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में ये लैक्टिक एसिड को भी प्रोड्यूस कर लेगा। लैक्टिक एसिड जो है ये एक किस्म की जहर है, एक किस्म का पॉइजन है। एज इट बिल्ड्स अप, जब ये बनता है तो ये मसल्स को पेन करता है, फिर मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं।
ठीक है ना। ये जो है ये शॉर्ट होता है। ये जो हम स्प्रिंटिंग है, वेट लिफ्टिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग यूजिंग रेस्पिरेशन, इसकी एग्जांपल आती है। ठीक है ना। आप जाओगे, आप वेट लिफ्टिंग करोगे ये और बहुत ऐसा जबरदस्ती ऐसा खतरनाक काम करोगे, अच्छी तरह मेहनत करोगे जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है, तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना। एनारोबिक में आप एक चीज याद रखना कि लैक्टिक एसिड का इसमें रोल रहता है। ठीक है। यू माइट वांट टू थिंक ट्वाइस अबाउट स्मोकिंग। देखो हम स्मोकिंग के बारे में देखेंगे। कभी भी हम कई बार बोलते हैं कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, स्मोकिंग मत कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से आप देख सकते हैं आपके फेफड़ों का क्या हाल है। देखो क्या हाल है फेफड़ों का। कैंसर, देखो किस तरह से कैंसर सेल्स बन रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ये देखिए, ये देखिए, ये स्मोकिंग से होता है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं ये कहूंगा कि वो प्लीज प्लीज वो स्मोकिंग मत करे। ये देखो कार्बन पैचेस, कितना बुरा हाल है स्मोकिंग से। हम थोड़ी इसलिए कहते हैं स्मोकिंग ना करो, हमें पता है ये कैंसर जो है, कैंसर सेल्स बन जाते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो अब देखेंगे हम रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है ना। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीज। ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है? आपको पता है बहुत से ऐसे होते हैं जब एज 50 से ऊपर हो जाती है, सांस इसमें जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो हो जाती है। तो इसमें क्या होता क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है? वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट टाइटनेस है, कफिंग है। ये इसकी जो है ब्रोंकियल अस्थमा है। ये जो है रिस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है ना। जो कि होता क्या है, ये bronchospasms, inflammations and edema of the bronchial mucosa and the production of sticky mucus। तो अस्थमा जो है ये caused by inflammation in the airway। अस्थमा काज किस तरह होता है? जब इन्फ्लेमेशन होती है एयरवेज के अंदर, जब अस्थमा अटैक ओकस होता है, जो मसल्स सराउंडिंग द एयरवेज होती हैं वो टाइट हो जाते हैं, और लाइनिंग ऑफ द एयर पसेज जो है वो स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एयर है वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा। ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से किस तरह से एयर एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द नोज एंड माउथ एंड ट्रेवल्स थ्रू द ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब इन अस्थमेटिक पर्सन जो होते हैं, द मसल्स ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स टाइटन। ठीक है। एंड द थिकन, अभी हमने पढ़ा। ये है इन्फ्लेमेटेड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स है, ये इन्फ्लेमेटेड है। देखो यहाँ पे कितना एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, यहाँ पे कहाँ होगी? यहाँ पे तो है ही नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे। अस्थमा जो है मे बी ट्रिगर्ड बाय वायरसेस, irritants, allergens, can develop at any age, seen more often in children who are exposed to airway irritants during infancy। अब कौन कौन से हमें उनके लिए मेडिसिन दी जाती हैं अस्थमा वालों के लिए? ये जो है सल्बूटामोल। फिर कौन सी है?